हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको सॉल्यूशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का चौथा पार्ट है, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। ये वीडियो समझ में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पहले ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, फिर जानेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर ये जानेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे एक बात है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। आप समझ लीजिए ना कि एक तरह से छानने वाला चीज़, जैसे मैक्सिमम आपके घर में चाय छन्नी होगी, चाय छानने वाला, वो फिर किसको पास, अगर आप गौर से देखेंगे अभी चाय छाने होंगे ना, तो आप देखा होगा कि जब चाय छानते हैं तो सिर्फ चाय जो होता है, चाय नीचे गिरता है और चाय पत्ती जो होता है वो छान करके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे चाय पत्ती है ना, वो हमारा सॉल्यूट का काम कर रहा है, और जो चाय है वो हमारा सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और जो चाय छन्नी है वो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें एक खास बात ध्यान रखिए क्या कि सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता है। किसका फ्लो नहीं होता है? सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता है। तो जो भी फ्लो होगा सॉल्वेंट का फ्लो होगा। कहाँ से होगा? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इस डेफिनेशन को एक नाम और दे सकते हैं, और करके क्या लिखेंगे बाबू, जिसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर होता है ना, इसमें सब ये समझ सकते हैं, उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन भी कहते हैं। जहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, जहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, उसको हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेशन हमारा एक और बन सकता है क्या? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution through semi permeable membrane is called osmosis। अब एक बात को पहले क्लियरली कर लीजिए, जहां हम बोल रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन या हम जहां बोल रहे हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, इसका माइंड में क्लियरिटी रखिएगा कि वहां सॉल्वेंट की क्वांटिटी अधिक है और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। जब भी हम बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन या लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इट मीन्स वहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है। तो आप ऐसे समझ लीजिए क्या कि जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है उधर से किसकी तरफ जा रहा है बताओ? जहाँ सॉल्वेंट की मात्रा कम है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा माइंड में क्लियर रखिएगा। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट एग्जाम में अगर पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस प्रोसेस, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस प्रोसेस सॉल्यूशन में कौन सा पार्ट का मूवमेंट होता है, किस पार्ट का मूवमेंट होता है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यह है कि मेम्ब्रेन किस चीज का बना होगा? मेम्ब्रेन किस चीज का बना होगा? तो मेम्ब्रेन किसी पॉलीमर का ही बना हो सकता है, चाहे वो आर्टिफिशियल पॉलीमर हो और चाहे नेचुरल पॉलीमर हो, जैसे कि सेलुलोज। ठीक है ना, सेलुलोज से हम लोग मेम्ब्रेन बना सकते हैं। ठीक है ना, सेलुलोज से हम लोग मेम्ब्रेन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सेलुलोज जो है हमारा एक नेचुरल पॉलीमर हो गया, बट सेलुलोज से भी हम लोग क्या करते हैं? मेम्ब्रेन बनाते हैं। अब थोड़ा सा एक बात और बताते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? अभी हमने आपसे पढ़ा है ऑस्मोसिस, एक क्वेश्चन और पूछता है व्हाट इज डिफ्यूजन। तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बेसिक डिफरेंस क्या है।
अगर कोई स्टेट बिहार बोर्ड से स्टूडेंट होगा तो बिहार बोर्ड में बड़ा फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, तो ऑस्मोसिस तो आपको पता चल गया, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में क्या होता है, फ्लो ऑफ कंपोनेंट, कुछ भी हो सकता है, फ्लो ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मैं यहां पर एक डेफिनेशन और लिख दे रहा हूं किसका, डिफ्यूजन का, ताकि आपको डाउट ना रहे। डिफ्यूजन, इसमें क्या लिखेंगे, फ्लो ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर, विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, विदाउट एसपीएम। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्वेंट, डिफ्यूजन में क्या होता है, कंपोनेंट का फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसका ध्यान रखिए, विदाउट एसपीएम। अब एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं, डिफ्यूजन का अच्छा सा एग्जांपल। जैसे कि आप किसी कमरे में आप बैठे हो, ठीक है ना, और किसी किनारे पे आपका फ्रेंड या आप परफ्यूम लगा रहे हो बॉडी के ऊपर, मतलब किसी भी कमरे में, मान लो यहाँ पे इस कॉर्नर पे बैठे हैं और यहाँ परफ्यूम मार रहा है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, रूम के उस कॉर्नर तक भी वो महक चला जाएगा। तो हुआ क्या बताओ, उस कमरे में इस परफ्यूम का डिफ्यूजन हो चुका है, वो उसमें जाकर के मिक्स हो चुका है, ठीक है, उसमें जाकर के मिक्स हो गया। अब आपको पता है कि उस परफ्यूम और एयर के जो कोई मेम्ब्रेन नहीं था, कोई भी छानने वाला चीज नहीं था जो कि उसको सेपरेट कर सके, ठीक है। तो फ्लो ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इस किनारे पे जब परफ्यूम मारे हो तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, और कहाँ चला गया बताओ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला गया, विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका ध्यान रखेंगे। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दोनों में एग्जाम में डिफरेंस अगर पूछेगा तो आपको एक बेसिक बात पता चलेगी, क्या ऑस्मोसिस कहाँ से जाता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे डिफ्यूजन के केस में, ठीक है। चलिए, अभी मैंने आपको ऑस्मोसिस बता दिया, इसके दो डेफिनेशन हो गए, फिर मैंने आपको डिफ्यूजन बता दिया। अब इसी चीज को डायग्राम से समझ लेते हैं, किसको, ऑस्मोसिस को। आप थोड़ा सा देखेंगे क्या कि इस तरफ मैंने लिखा प्योर्स, और यहां मैं थोड़ा सा रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूं। रेड कलर से जो मार्क कर रहे हैं वो तुम्हारा सॉल्यूट है, वो भी कैसा सॉल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कुल मिलाकर के आपको साफ साफ अब दिख गया क्या, ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, या हम उसी को बोल सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट उस चीज को बोल सकते हैं जहाँ या तो सिर्फ सॉल्वेंट हो या कुछ मात्रा में सॉल्यूट होगा। तो अगर कुछ मात्रा में सॉल्यूट है तो हम लोग उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये सॉल्वेंट है, पूरा का पूरा कंटेनर में सॉल्वेंट भरा पड़ा है, और इस कंटेनर में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसको डाइल्यूट बोलेंगे तो इसको कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन देख रहे हो, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, यानी यहां पर कंसंट्रेशन कम है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल। अब देखिए इस कंटेनर को एक पाइपलाइन के थ्रू जोड़ा गया, एक पाइपलाइन के थ्रू जोड़ दिया गया। इस पाइपलाइन के बीच में एक छन्नी लगा दी गई, छानने वाला चीज, जिसको हम बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये किसका बना होगा, सेलुलोज का बना हो सकता है या सेलुलोज एसीटेट का बना हो सकता है, ठीक है। सेलुलोज या सेलुलोज एसीटेट का बना हो सकता है। अब ये जो छन्नी है क्या करेगा, ये सिर्फ सॉल्वेंट को यहां से पास होने देगा, इसको पास होने देगा, सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगा, और किसको पास नहीं होने देगा बता, तो सॉल्यूट को पास होने से रोक देगा, ठीक है ना, जैसा कि डेफिनेशन कह रहा है। और प्रोसेस भी यही होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपका डायग्राम हो गया, किसका, ऑस्मोसिस का।
लेकिन रुकिए, अब आपके मन में ऐसा आए कि यार ऑस्मोसिस रुक जाना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए ऑस्मोसिस, तो एक बात बताइए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सॉल्वेंट का बहाव इधर से इधर हो रहा है और हम चाहते हैं कि प्रोसेस रुक जाए, तो सॉल्वेंट का बहाव इधर से इधर ना हो, तो हम क्या करेंगे बताइए? ऐसा क्या कर दें कि सॉल्वेंट का बहाव रुक जाए, या ये बोल लीजिए कि ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए, कर क्या सकते हैं, आप इमेजिन ऐसे कर लीजिए ना, ऐसे इमेजिन करिए कि अगर कहीं आपके घर में लीकेजिंग हो रहा है पानी का, मान लीजिए पानी ऐसे लीक कर रहा है, ऐसे, तो पानी उधर से इधर आ रहा है, तो आप इसको रोकने के लिए क्या करते हो? इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग प्रेशर लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। ठीक वही काम यहाँ करना है, सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, ठीक है ना, तो हम इस प्रोसेस को रोकने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पिस्टन लगा देंगे, पिस्टन, ठीक है, और इस पिस्टन को हम दबाना शुरू करेंगे। जब इस पिस्टन को धीरे धीरे दबाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे, तो क्या होगा बताओ? फ्लो इधर से इधर होना शुरू हो जाएगा, फ्लो इधर से इधर होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे प्रेशर दबाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रोसेस, मतलब सॉल्वेंट इधर से इधर आना रुक जाएगा। मतलब प्रेशर किधर लगा रहे हैं बताओ? सॉल्यूशन साइड में लगा रहे हैं। जिस प्रेशर पर ये बहाव रुक जाए, जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, या ये बोल लीजिएगा जिस प्रेशर पर सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को आपके बुक्स में पाई से इंडिकेट किया गया। पाई का मतलब ध्यान रखेंगे 22/7 या 22/7 नहीं है, तो ये जो इंडिकेट हो रहा है ये कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर को। आपके मन में इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या बोल सकते हैं? द प्रेशर ऑन विच, या एक्चुअली द प्रेशर applied on solution side, the pressure applied on solution side on which flow of solvent stops, या on which osmosis process stops, known as osmotic pressure. The pressure at which the process of osmosis stop, known as osmotic pressure. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहली बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले चलिए, ठीक है। यहाँ आपको बता रहे हैं, इसके बारे में बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको इंडिकेट करेंगे भाई, द अप्लाइड प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड on which the applied pressure on solutions on which the process of osmosis stop is called osmotic pressure. The applied pressure on solution side on which the process of osmosis stops is called osmotic pressure. ठीक है, चलिए इतना समझ में आ रहा है। जिस प्रेशर पर ये ऑस्मोसिस रुक जाए उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक बात और सीख लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर सीख लिए, अब एक चीज और सीख लीजिए कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस यहाँ बता रहा हूँ, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको हम शॉर्टकट आरओ भी कहते हैं। सबके मैक्सिमम के घर में आरओ लगा भी होगा, ये सुना तो पक्का है। अब एक काम करें, सुनिए क्या ये कब हो सकता है, कब रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। अब उल्टा सोचिए, सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, हम इस फ्लो को रोकने के लिए इधर प्रेशर लगाना शुरू कर दिए, प्रोसेस रुक गया। यदि प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, किससे ज्यादा बताओ? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा बढ़ा दिया जाए,
तो क्या होगा, अब सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर होना शुरू हो जाएगा। कब कब बता, व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर is called when applied pressure is greater than osmotic pressure, then reverse osmosis will occur। बात क्लियर हुआ? कब बताओ, when applied pressure is greater than osmotic pressure, then reverse osmosis will occur। क्लियर हो गया? कब ऑस्मोसिस प्रोसेस अकर करेगा बताइए, व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस बताइए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आरओ क्या होता है, क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे, इन दिस प्रोसेस सॉल्वेंट flow from higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। In this process solvent flow from higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरओ। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर रिवर्स ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, तो डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन था ही नहीं, यहाँ मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, तो मैंने आपको सभी बातें बता रखा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, दो डेफिनेशन बताया, फिर डिफ्यूजन क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं रह गया कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कब होगा, ये सभी बातें मैंने बता रहे। अब बताते हैं, मैक्सिमम लोगों के घर में आरओ तो लगा होगा। आरओ में एक फिल्टर होता है जो कि हर 3 महीने 6 महीने या सालों बाद अकॉर्डिंग टू घर का डेंसिटी, जो घर का जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से, जैसा पानी का डिमांड हो उस हिसाब से जल्दी भर जाता है। आरओ के अंदर में एक मेम्ब्रेन होता है जो पानी छानने का काम करता है, वही है एसपीएम। आप कभी ना घर का टंकी खोल के देखिएगा, उसमें बहुत सारा बालू इकट्ठा होगा। अब जब नीचे से आरओ को हम ऑन करते हैं तो पानी ऊपर से नीचे आना शुरू करता है। याद करिए, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर मतलब टंकी में बहुत सारा बालू है, और बालू कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, तो वेपर फॉर्म में नहीं जा सकता, वेपर फॉर्म में नहीं जा सकता, और कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि बालू भी और पानी भी है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, यानी कि आप पानी निकाल रहे हो उसमें कोई सॉल्यूट है ही नहीं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर थ्रू एसपीएम। वो पानी को छानने का जो काम कर रहा है ना, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। अब होता है क्या है ना कि जब पानी ऊपर से नीचे आ रहा होगा ना, तो पानी के बहाव के साथ कुछ बालू भी या मिट्टी के कण भी साथ साथ नीचे आ जाएंगे। लेकिन जैसे वो फिल्टर पेपर जो उसको बोल सकते हैं, जो मेम्ब्रेन फिल्टरेट कर रहा है, उसके पास पहुंचता है तो उसे पानी को पास करता है, सॉल्यूट को पास नहीं करता। होता ये है, जब बहुत दिनों तक हम उसको यूज कर लेते हैं तो जो सॉल्यूट के कण आते हैं ना, पार्टिकल्स, वो एक एक करके क्या करते हैं, जो एसपीएम में जो होल है ना, सेमी परमेबल में जो छोटे छोटे होल्स है, वो भर जाते हैं। और जब वो भर जाते हैं ना, तो आरओ के नीचे से जब पानी फिर नहीं निकलता, फिर बोलते हैं आरओ जाम हो गया। जाम नहीं होता, एक्चुअली में जो आपके फिल्टर पेपर है ना, वो ब्लॉक हो चुका है, जो आप मेम्ब्रेन लगाए हो सेमी, वो ब्लॉक हो चुका है। उस ब्लॉकेज की वजह से पानी फिर नीचे से नहीं गिरता। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि हमारा आरओ नहीं चेंज, फिल्टर पेपर चेंज करते हैं। समझ में आ गया? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये पता है, ये एनिमल्स ब्लैडर से ही बनता है, ठीक है ना। पैचमेंट पेपर से, पैचमेंट पेपर भी हो सकता है, सेलुलोज होता है, सेलुलोज एसीटेट हो सकता है, सेमी परमेबल कई चीजों से बन सकता है, ठीक है। तो ये इस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन था। अब आगे की बात करते हैं।
ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए, at a given temperature osmotic pressure डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किस पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, या कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी भी कह सकते हैं। तो हमने इक्वेशन बनता है पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी। अब सी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बोल लो या इसको मोलैरिटी बोल लो। एट ए गिवन टेम्परेचर पाई इक्वल टू सी आर टी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आप बोल सकते हैं क्या? मोलैरिटी के या कॉन्सेंट्रेशन के बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम पर लीटर। मोलैरिटी का डेफिनेशन याद करिएगा। मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ n मतलब मोल और b मतलब सॉल्यूट का मोल, और यहाँ r और यहाँ t है। इसको इधर भेज दीजिए, तो पाई भी इक्वल टू एन बी आर टी। पाई भी एन बी याद है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। तो हम आपको गिवन मास बाय मोलर मास आर टी, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। यस बोल सकते पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी बाई एम बी इंटू बी। ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया था, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू सी आर टी। सी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, या उसको बोलेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ, अच्छा देखिए हम आपको पहले बोल रहे, जो पहले के मैंने वीडियो देखे होंगे इसके पहले, जब हम बी शब्द लिखते हैं, बी इट मींस हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां ए लिख रहे होंगे वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जहां ए बी लिख देंगे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो पाई इक्वल टू एन बी बाई भी। भी किस में चाहिए? लीटर में चाहिए, आर टी। फिर हमने भी इधर भेज रखा, डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी, भी इधर आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम किसमें चाहिए? लीटर। अगर क्वेश्चन में लीटर में वॉल्यूम नहीं दिया, प्लीज आप उसको लीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। पाई हमारे क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, आर गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है, और भी हमारा वॉल्यूम। एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहाँ आर फ्लक्चुएट कर सकता है। एक बात ध्यान रखें, आर जो डिपेंड करता है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये वैसे नहीं बदलेगा, आर बदलता है प्रेशर के यूनिट के साथ। किसके साथ? प्रेशर के यूनिट के साथ आर बदल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, प्रेशर के यूनिट के साथ आर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूंगा, जब क्वेश्चन कराएंगे ना, तो जहां पास्कल होगा आर का वैल्यू कुछ अलग होगा, जहां एटीएम होगा आर का वैल्यू कुछ अलग होगा, जहां जूल होगा आर का वैल्यू कुछ अलग हो जाएगा, जहां बार होगा, जहां टॉर होगा वहां आर का वैल्यू कुछ अलग होगा। तो ये जो यूनिट चेंज होगा, क्या लिख सकते हैं? द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। आर का वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम यूनिट का सकता है सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, लीटर हो सकता है, उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। तो जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो बताऊंगा यहाँ पे आर वैल्यू क्या रखना, ठीक है। तो ये थे आपके डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए हम ऑस्मोटिक प्रेशर
से रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of protein. अब थोड़ी देर पहले आप ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन देखे थे, पाई इक्वल टू सी आर टी, ठीक है ना। अब पूरे क्वेश्चन को जब हम डेरिवेशन को सॉल्व किए थे तो हमारा क्या आया था, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू आर टी, और वॉल्यूम किस में चाहिए था, लीटर में चाहिए था। देखिए मैंने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें चाहिए यूज करने के लिए वो हम घेर रखे हैं। क्वेश्चन में क्या देखा, देखिए वॉल्यूम किस में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में, और हम बताए थे क्या कि वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो हमें वॉल्यूम को पहले क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखा है 1.26 ग्राम, ये क्या है, प्रोटीन का गिवन मास, ये सॉल्यूट है, ठीक है। टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, यानी हम लोगों से एमबी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, बस हम सॉल्व कर दिए कि टाइम थोड़ा सा बच जाए। देखिए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम कितना दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना देखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अभी सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.2 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.2 लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि हमको W पता है 1.26 ग्राम, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2.57 इंटू 10⁻³ हमें दिया हुआ, टेम्परेचर 300 केल्विन, मोलर मास हमसे पूछ रहा है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, नहीं हम लोग उससे एमबी पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी बाई वॉल्यूम किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए। एमबी को इधर लेके चले जाओ और पाई को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो डब्ल्यू बी आर टी बी पाई और वॉल्यूम लीटर की। अब देखिए डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना दे रखा है 1.26, यहाँ रख दिए हैं। आर का वैल्यू अगर जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया आर का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट पे। अब प्रेशर हमें यहाँ पे बार में दे रखे हैं, तो आर का जो हम यूनिट यूज करेंगे 8.314 इंटू 10 का पावर -2, ये आर का वैल्यू यूज करना है। कब, जब प्रेशर किस में दिया रहेगा, बार में दिया रहेगा। तो 10 का पावर 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.083, ऐसे भी हम आर का वैल्यू लिख सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं आर का वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा प्रेशर के या वॉल्यूम के यूनिट के अकॉर्डिंगली। अगर पास्कल दिया होता ना पास्कल, तो हम सीधे यूज करते 8.314, ठीक है। लेकिन हमें दे रखा बार, तो हमने 0.083 लिख दिया और सभी वैल्यू को मैंने लिख रखा। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको और इसको, और 10 का पावर -3 दिख रहा होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो उन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 31374, 31,374 आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.514। अब इससे इसको डिवाइड देने पे हमारा आएगा 61,038.9, 61,038.9 ग्राम पर मोल। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे बोलेगा मोलर मास निकालो तो वो आंसर आएगा ग्राम पर मोल में। अगर गिवन मास पूछ लेता यानी डब्ल्यू भी पूछ लेता, वो सिर्फ आता ग्राम में। तो यूनिट का जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। हम 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। हाँ, इस 3-4 क्वेश्चन के बाद हम लास्ट में 2-3 डेफिनेशन बचा हुआ है उसको हम पढ़ा देंगे, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। जैसे होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो 2-3 डेफिनेशन है। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। तो पहले इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करा दे, फिर हम लास्ट में इन तीनों डेफिनेशन को भी क्लियर कर लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और बता देंगे किस पे, जो एग्जाम में पूछा गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन को कराते हैं।
ये दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले तो हम ये ढूंढ लेंगे कि गिवन क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या पूछ कर, तो हमें सॉल्यूट का मास पता है 1 ग्राम यानी WB, सॉल्यूट का मोलर मास पता है यानी MB, सॉल्यूट का सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है और टेम्परेचर पता है। और सीधे सीधे पूछे कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम लोगों से क्या निकलवाना चाहता है, तो वो हम लोगों से ऑस्मोटिक प्रेशर निकलवाना चाहता है। वो भी किस में चाहिए बताइए उसको, उसको चाहिए पास्कल में। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगे कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर को जैसे कि हमने डेरिवेशन बता रखा है पाई से इंडिकेट करते, तो हमने यहाँ पे पाई के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ताकि पता चले कि यही हमें निकालना है, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 1 ग्राम, मोलर मास कितना दे रखा है 185,000 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम किस में दिया मिलीलीटर में, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में 1000 से डिवाइड करने के बाद। टेम्परेचर 310 किलो, आर हम लोग को पास्कल में मैं थोड़ा देर पहले बोला था कि आर हम लेंगे 8.314, लेकिन ये 8.314 उस शर्त पे लेते जब वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हो, वॉल्यूम किस में दिया हो मीटर क्यूब में, लेकिन इस प्रश्न में हमको वॉल्यूम लीटर में ही चाहिए, इसलिए हम आर का वैल्यू क्या लिखेंगे 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3। थोड़ा सा इस बात का मेरे को ध्यान रखिएगा, मैंने बोला क्या कि यदि वॉल्यूम मीटर क्यूब में देता और प्रेशर पास्कल में पूछता तो हम लोग यूज करते हैं आर का वैल्यू 8.314 ओनली, लेकिन यहाँ प्रेशर पास्कल में चाहिए और वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो हम आर का वैल्यू क्या यूज करेंगे 8.314 इंटू 10 का पावर 3। इसका ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पाई इक्वल टू WB RT बाई MB वॉल्यूम। WB का वैल्यू 1 रखा है, R का वैल्यू 8.314 10 का पावर 3, T का वैल्यू 310। कैसे आ गया, टेम्परेचर आपको 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो उसमें 273 ऐड कर देंगे तो 310 आ जाएगा। MB हम लोग को पता था और भी निकाल लिए थे। देखिए 30 से 10 का पावर 3 कट जाएगा, 30 से 10 का पावर 3 कट जाएगा। जब इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमारा आएगा 2500, देखिए 2577.34 आएगा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 83.25। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 30.95 पास्कल, 30.95 पास्कल आएगा, 30.95 पास्कल, जिसको हम राउंड फिगर कितना ले सकते हैं 31 पास्कल आएगा। इस क्वेश्चन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना होगा 31 पास्कल, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर देखते हैं एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया ना उसको कर लेंगे, ताकि एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि एग्जाम के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसे पूछ करें कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1500 ml ऑफ वाटर, यानी कि 1 ग्राम ग्लूकोज को 1500 ml वाटर में मिलाया जा रहा है, किस टेम्परेचर बताओ 37 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें भी हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर ही पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं बोला है कि आप ATM में निकालिए या बार में निकालिए, ठीक है। तो R का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में एक बार बार वाले टर्म में देख लिए, एक बार पास्कल वाले टर्म में देख लिए, तो इस बार हम क्या करेंगे इसको ATM वाले टर्म में सॉल्व करेंगे, ATM वाले टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन देख करके पता चल चुका है कि हमसे पाई पूछ रहा है। सॉल्यूट का मास
क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 1 ग्राम। मोलर मास 180 ग्राम पर मोल है। कैसा आ जाएगा, यहां से इसके एटॉमिक मास को जोड़ दीजिएगा, इसका 72, इसका 12, इसका 96, 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1500 मिलीलीटर। तो आपको बताया था कि इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आर कितना ले रहे बताओ, एटीएम में ले रहे, इस बार हम इस बार ले रहे एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। इस बार हम आर एटीएम लीटर में लिए, ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर कितना दिए 310। अब आर जिस चीज में लेंगे ना, उसी आर जिस यूनिट में लेंगे उसी यूनिट में हमारा प्रेशर दिया है। तो डब्ल्यू भी कितना रख दिए 1, आर कितना रखें 0.082, टेम्परेचर 310, एमबी 180 और वॉल्यूम 1.5। इनको 100 मल्टीप्लाई करने के बाद और इनके मल्टीप्लीकेशन के डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर बन रहा है 0.094 एटीएम बन रहा है, 0.09488। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये तो 1 है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन के बाद, इनके मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आएगा इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना आएगा 0.094 एटीएम आएगा। बाकी सभी चीजें कट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर किस में आ रहा है, एटीएम में आ रहा है। किसमें, एटीएम में आ रहा है। ठीक है ना। एक और सवाल यहाँ बता देंगे जो एग्जाम पूछा गया, किसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। मैं फिर बाबू एक बात बता रहा हूँ, हम अभी तक जितना भी एग्जाम्पल लिए हैं ना, जितना भी एग्जाम्पल लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन में सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं हो रहा है। अगर सॉल्यूट डिसोसिएट होना शुरू कर दिया तो आपके आंसर फ्लक्चुएट करेंगे। ये मैं आपको रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर में बात बोल रहा हूँ, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बताया और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बताया। और आज फिर बता रहा हूँ, जब तक मैं आपको वेंटो फैक्टर का वीडियो नहीं डालूंगा तब तक आपको उस आइडिया को सोचना नहीं है। ठीक है, तभी आपको सिंपली सोचना। अभी आप जितने भी एग्जाम्पल हम सॉल्यूट ले रहे हैं वो कैसे हैं बता, नॉन डिसोसिएटेड, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले क्वेश्चन जो डिसोसिएट नहीं हो रहे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना वो वेंटो फैक्टर पे आएगा और उससे जितने 4-5 क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं, मतलब जो भी पूछे गए उस पर 4-5 वीडियो क्वेश्चन हम बना करके शो करेंगे कि इस क्वेश्चन का आपको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लिखा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन वेयर 5% ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर के अंदर में 5% ग्लूकोज डिसॉल्व हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। सिंपल सवाल है, हमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या, एज्यूम 100% ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। एज्यूम कर लेना है, एज्यूम 100% ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। फिर मैंने बगल में एक चीज लिखा क्या, 100 ग्राम इक्वल टू 100 ml। ये थोड़ा सा समझने में अटपटा लग रहा होगा कैसे। तो देखिए, हमें सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम एज्यूम कर सकते हैं। हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं क्या कि वाटर का जो नॉर्मल डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। ये एजम्पशन होना, ये दिमाग में रख लीजिएगा अपना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वाटर। अब देखिए इसमें ग्लूकोज कितना परसेंट है, 5% है, तो वाटर कितना होगा 95%। कितना होगा 95% वाटर है और 5% ग्लूकोज है। और ग्लूकोज वैसे भी डिसोसिएट नहीं होने वाला है, तो हम ये मान लेते हैं क्या कि जो वाटर का जो डेंसिटी होगा वो ग्लूकोज के आने की वजह से कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। तो हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लेते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब डेंसिटी पता है, ये नहीं पता है अपने दिमाग में रख लीजिएगा, डेंसिटी पता है और हमने सॉल्यूशन का मास पता है। तो डेंसिटी पता है और मास पता है तो वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे। कैसे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के तरीके क्या, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो 100 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 ml आ जाएगा।
तो ये मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कई क्वेश्चन आप मतलब हर एक तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो हर एक तरह का दिमाग डेवलप हो जाएगा, ठीक है। 5% ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करेंगे 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। एजम्पशन ले लेना है 100% सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लेंगे और 100 ग्राम को हम लोग 100 ml मान लेंगे, ठीक है। 5% ग्लूकोज मतलब 5 ग्राम, इट मीन्स यही सॉल्यूट है। WB से हम इंडिकेट करते सॉल्यूट को। इसका मोलर मास कितना हुआ था 180 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम हम लोग को दे रखा है कितना 100 ml, तो हमको तो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1 लीटर आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 कैलोरी। आर अगेन ले रहे हैं एटीएम लीटर मोल कैलोरी, यानी किस में ले रहे हैं बताओ एटीएम में ले रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे। मतलब एटीएम में लेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.082। फॉर्मूला अब तो याद ही हो चुका होगा ना, डब्ल्यू आर टी एम बी वी एल, इन सब के वैल्यू को तो डब्ल्यू बी का वैल्यू 5 है, आर का वैल्यू 0.082 और टी कितना है 300 केल्विन है। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 आएगा और 180 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6.87 एटीएम आएगा, 6.87 एटीएम आएगा, ठीक है। तो किससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन बता रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं वो मैंने बता रखा है। अब जैसा कि मैं स्टार्टिंग मतलब न्यूमेरिकल्स का स्टार्टिंग बताया था क्या कि इस टॉपिक इस वीडियो में 3 बातें और बताऊंगा। क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको मैं फटाफट कुछ टॉपिक को करवा देता हूँ। चलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक मैंने क्या लिखा पहले से मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और लास्ट में आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और मैं जाते जाते मतलब वीडियो एंड करते करते आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे एक न्यूमेरिकल एग्जाम पूछा गया वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले तो ये जानो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो लिख देते हैं द सॉल्यूशन वेयर सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9% mass by volume known as हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बात क्लियर हो रहा है। एक ऐसा एग्जाम नॉर्मली अगर समझेंगे ना कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहां सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पानी में बहुत कम है, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब हाइपरटोनिक वाले केस में अब आपको समझ उल्टा हो जाएगा। क्या लिखेंगे द solution where salt concentration is more than 0.9% mass by volume known as hypertonic solution, ठीक है। मतलब जिस पानी में नमक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसमें नमक का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थोड़ा समझते हैं इसको आसानी से। देखिए हमारे घर में हम लोग जो नॉर्मल पानी पीते हैं ना
वो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब पानी में नमक घोल के पियेंगे तो हो जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सर पहचानेंगे कैसे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है या हाइपोटोनिक सोल्यूशन है? सॉरी, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, एक काम करिएगा, 2 कटोरी ले लीजिएगा और दोनों कटोरी में एक में नॉर्मल वाटर रखिएगा और एक में नमक मिला करके रखिएगा। ठीक है, एक में नॉर्मल वाटर, एक में नमक मिला करके रखिएगा। और आप क्या करिएगा, दोनों में एक एक हाथ डाल करके ऐसे बैठ जाइएगा आधे घंटे तक। ठीक है, होगा क्या कि जिसमें नमक नहीं डाला था वो वाला स्किन सूजा हुआ दिखेगा, ये स्वेल कर जाएगा। उसको तो स्टैंडर्ड वर्ड में इडेमा कहते, इडेमा, स्वेलिंग को हम लोग कहेंगे इडेमा। जिसमें नमक डाले होंगे उसका स्किन श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इसमें हुआ क्या बताओ, अब आपको समझाते हैं क्या होता है। अब ऐसे भी सोचिए, जब आप कभी नहाते होंगे ना बहुत लेट तक, कपड़ा धोना हो गया, नहाना हो गया, तो आप उस दिन देखिए आपका स्किन जो है फुल गया होगा और हो सकता है कि अगले दिन आपकी स्किन जो फटे फटे दिखेंगे। ये कब हो सकता है बताओ, जब आपका स्किन यानी आपका जो सेल है वाटर को एब्जॉर्ब कर चुका है, वाटर को एब्जॉर्ब कर चुका है, तो वो एक लिमिट तक ही स्वेल, अगर ज़्यादा पानी सोख लेगा तो फट जाएगा। तो अगर बहुत देर तक रख दिया होगा तो पहले तो फुला होगा और अगले दिन या 1-2 दिन के बाद देखिए वहाँ पे स्किन फट रहा है। तो फटने का मतलब वही दिन है कि जिस दिन आप बहुत देर तक नहाए होंगे तो सेल जो था बहुत पानी सोख लिया था, अब सोखने की वजह से फुल गया होगा, फुल करके फट जाएगा। लेकिन एक बात अक्सर सुना होगा कि हमें समुद्री पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा क्यों, आप समझो। जब हम सॉल्टी वाटर पीते हैं ना, सॉल्टी वाटर जब पीते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम पानी पी रहे हैं, लेकिन होता है क्या, पानी पीने के बाद हमारे सेल में मौजूद पहले से जो पानी था उसको भी सोखना शुरू कर देता है। नॉर्मल वाटर पीते हैं तो सभी पानी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बताओ, सभी सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर सॉल्टी वाटर पिएंगे ना, सॉल्टी वाटर पिएंगे तो लग रहा है कि हम पी रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या कर रहा है, जो पानी पहले से मौजूद था उसको भी खींचना शुरू करता है। तो इसी वजह से मैंने क्या बोला कि जिस पानी में नमक आप डाले उसमें हाथ डाल के छोड़ दो, वो श्रिंक कर जाएगा। क्यों, इस सेल में जितना पानी होगा ना उसको खींचना शुरू कर देगा। यानी जिसमें नमक है उसमें सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ हो रहा है, हाथ से वाटर के तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, और जिसमें नमक नहीं था उसमें पानी से सेल की तरफ हो रहा था। तो जब स्किन आपका पानी सोखेगा तो स्वेल कर जाएगा, और जब स्किन आपका पानी छोड़ेगा तो श्रिंक कर जाएगा। तो इसलिए क्या था, समुद्री पानी पीने से मना करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम पानी पिएंगे तो लग रहा है कि हम पानी पी रहे हैं, लेकिन हमारी प्यास बुझेगी नहीं, प्यास बढ़ती चली जाएगी। ऐसा क्यों, जो समुद्री पानी आप पिए हो ना वो सेल के वाटर को खींचना, उसको दे नहीं रहा है, उसके वाटर को और खींच रहा है, तो सेल श्रिंक करेगा यानी और प्यास लगेगी। और जितना ज़्यादा हम समुद्री पानी पिएंगे उतना हमें प्यास लगते जाएगा। ठीक है, तो सी वाटर जो होता है वो होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कौन सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जो हम लोग का टैप वाटर होता है, जो नॉर्मल घर का पानी होता है, वो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इसलिए हम उसको पी लेते हैं नॉर्मली। ठीक है ना, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेल करेगा, फूल जाएगा, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो लिमिटेशन है, कब बोलेंगे हाइपरटोनिक, जब किसी सोल्यूशन में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए बताओ, 0.9% मास बाय वॉल्यूम से ज्यादा हो जाए, और सॉरी कम रहे। हाइपोटोनिक कब बोलेंगे, जब सॉल्ट कंसंट्रेशन 0.9 से कम रहे, और हाइपर कब बोलेंगे, जब 0.9 से ज्यादा हो जाए। लिखा ना, द सॉल्यूशन वेयर सॉल्ट कंसंट्रेशन इज मोर देन 0.9%। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक पे। अच्छा, आखिरी टॉपिक क्या है वो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप ऐसे समझिए, ऐसा 2 सॉल्यूशन जहां पर सॉल्ट कंसंट्रेशन इक्वल हो, या ऐसा मान लीजिए 2 सॉल्यूशन, 2 TW 2 2 सॉल्यूशन
whose osmotic pressure is same. टू सॉल्यूशन whose osmotic pressure is same. दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा सेम है, या ऐसे बोल लीजिए और करके टू सॉल्यूशन whose concentration is same, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा दो सॉल्यूशन जहां जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है या कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। अब इस केस में एक नोट वाली बात क्या, जब कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा तो सॉल्वेंट का फ्लो फिर नहीं होगा। याद करिए ऑस्मोसिस में क्या था, ऑस्मोसिस क्या था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब जब आइसोटोनिक का मतलब है कि दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इट मीन सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा। तो नोट में क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट विल नॉट फ्लो इन एनी डायरेक्शन। बात समझ आ रहा है, एग्जाम में पूछेगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या इक्वल होता है, तो आप बोल सकते हैं क्या कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो सकता है, फिर क्या बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। आप याद होगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो गारंटी ले लो कि कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा, हाँ या ना। जब क्या बोला मैंने, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा। ठीक है, ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इस पे एक न्यूमेरिकल बताते हैं जो एग्जाम में पूछा गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन में लिखा है क्या, ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 342 इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज, यानी कि हमसे एक्स कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इजीली कर रहे हैं, केन शुगर सॉल्यूशन, और इधर हमने क्या लिखा है सॉल्यूशन में एक्स कंपोनेंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी वॉल्यूम एल, वॉल्यूम लीटर बच्चे, या डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी वॉल्यूम भी। ठीक है, डब्ल्यू बी हमको दिया है क्या 5%। अभी इसके जस्ट पहले एक मैंने परसेंटेज वाला क्वेश्चन किया था। 5% का मतलब क्या है कि आप इमेजिन कर सकते हैं सॉल्यूशन 100 ग्राम था, उसको 100 ml मान लोगे, उसमें 5% ग्लूकोज था, तो यहाँ 5% क्या केन शुगर है, तो घबराने का तरीका वही है। तो 5% के लिए 5 ग्राम मान लेंगे। मोलर मास कितना दिया 342, आर टी और भी को रहने देते क्योंकि वॉल्यूम दोनों केस में सेम होगा, दोनों केस में सेम होगा, क्योंकि यहाँ भी 1% है ना, तो वॉल्यूम 100 ml ही होगा, और इसके लिए वॉल्यूम कितना होगा 100 ml होगा, तो वॉल्यूम सेम होगा, इसके लिए टेंशन। आर गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर सेम है, तो होगा क्या 5/342 आर टी रख दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर आइसोटोनिक, बोथ आर आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक का मतलब आपको पता चल चुका है क्या, कि अगर कोई सॉल्यूशन आइसोटोनिक कंडीशन में तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा या कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, तो चलिए इसका मतलब पाई 1 बराबर पाई 2, पाई 1 बराबर पाई 2 है ना। तो हम क्या किए, जब LHS इक्वल होगा तो RHS को लिख दिए, तो RT बाई भी RT बाई बी कट जाएगा, तो बचेगा 5/342 इक्वल टू 1/mb। तो 5/342 इक्वल टू 1/mb। अब mb को इधर लेके चल जाओ, m को इधर लेके चल जाओ, 342/5 आएगा। अगर 5 को 342 5 से 342 को डिवाइड करोगे तो आपका 68.4 ग्राम पर मोल आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर जब होंगे तो आपको क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल कर देना है या कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल कर देना है, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक था। देखिए अब मैं आपको कंप्लीट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाती हूँ। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि इन चारों टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और आता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जितने भी डाउट रहे होंगे वो सब मैं क्लियर कर चुका हूँ। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो
या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर हो। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभी मैंने जितना भी एग्जाम्पल लिया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वो सभी के सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। अगर एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट आ गया तो आपके क्वेश्चन में मतलब आपके मेथड में थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपको पहले वेंट हॉफ फैक्टर समझा दूंगा तब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्ज़ाम टाइम है, मन लगा के पढ़ते रहिए, डाउट होगा तो हमको मैसेज करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।